जी बेटा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? मैसेज मी इन द मैसेज बॉक्स इफ़ यू एवरीथिंग इज़ ओके। जी ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सारों को स्क्रीन नज़र आ रही है? मूव करती हुई नज़र आ रही है? हाँ, ओके बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो भी शुरू करते हैं। इन होप्स हो कि आप सारे इन गुड हेल्थ हैं। अभी ज़्यादातर तो पीडियाट्रिक्स का सिलेबस आपका हो चुका है। आज का लेक्चर भी बड़ा इजी है। सो लास्ट 3 मंथ से आपके साथ सिर्फ वॉइस के थ्रू बात होती है, लाइक इट इज़ टीचिंग टू अ स्क्रीन। सो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेक्चर कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, लिहाजा आज चैट बॉक्स ऑन रखें क्योंकि लेक्चर इजी है, आप लोगों को ये सब कुछ आता है ऑलरेडी। हम साथ साथ एक्टिविटी करते जाएंगे थोड़ी बहुत, ठीक है? अभी सारे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? कौन कौन जाग रहा है मैसेज करे। ओके जी। जी, क्या लिखा हुआ है? क्या मतलब बनेगा इसका? हम्म। जी, क्या लिखा हुआ है? सारे खड़े हो गए? सब खड़े हो गए? ओके ओके करते जाओ चैट बॉक्स में, मुझे साइड पे नजर आ रहा है। सारे खड़े हो गए? आगे चलें अगर खड़े हो गए खड़े सारे? स्टैंड अप सारे लोग। सीरियसली, मजाक के अलावा अगर वीडियो ऑन होती तो मैं सबसे वीडियो पे करा लेती। सिर्फ 3 बंदे ही हैं, लीना, एम भट्टी, हीरा सतार, बाकी सारे 250 बच्चे, 150। हाँ, खड़े हो गए? चलो जी, स्लाइड। चलो 10 तक गिनो आप, ताकि नींद उड़े सबकी। चलो सारे 10, जिसका 10 होता जाए वो बताता 10 टाइम्स हो गए। शाबाश, आज सारे बोले हैं। और बाकी सो रहे हैं अभी तक? हारिस, मोहम्मद, सनिया, अता और रहमान, बाकी किसी का नहीं आया। अलीना आ गई। 10 पूरे हो गए? ये क्यूट मैम है कि क्यूट ये है? अच्छा, आगे चलें जी अब। चलो जी, हो गया सबका 10 10? 5 के बाद ही बस हो गई है? और नहीं, 10 हो गए पूरे? आई एम वेटिंग बेटा, इतनी देर में तो 20 हो जाने चाहिए थे। चलो जी, 20 हो गए। गुड भाई, गुड गुड गुड। कहाँ गई मेरी स्क्रीन? गायब हो गई। चलो जी, अब बेटा ये बताइए, इसके बाद आज हमारा लेक्चर जो है वो मीजल मम्स रूबेला पे है। एंड यू ऑल नो कि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा था कि आज का हम दूसरे तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे इसका, क्योंकि यू नो अबाउट इट। सो सबसे पहले इससे पहले कि हम वायरल एग्जांथम या किसी भी उस चीज़ पे जाएं कि ये क्या होता है, आपको जो चीज़ नोटिस करनी चाहिए या जो चीज़ पता लाजमी होनी चाहिए वो ये है कि एग्जांथम एंड एनेंथम, टू थिंग्स आर वेरी मच यूज्ड इन द skin diseases. And what is exanthum and what is ananthum? So the exanthum is a skin eruption occurring as a symptom of general disease, whereas ananthum is eruptive lesion on the mucous membrane. So exanthum is whatever rash is present on the body, outside of the body on the skin, whereas the similar rash when appear on the mucous membrane. And where do you have the mucous membrane? In the oral cavity, in the respiratory tract, in the GIT tract, into the lungs, into the gastrointestinal tract, and genitourinary tract. And all of these tracts are lined up by the mucous membrane. So in the most of the diseases, when you have a rash on the surface of the body in the form of the exanthum, usually you have the rash on the internal surfaces of the body as well. This is called as an anthem.
Although an anthem is not visible to the naked eye, because it is only visible when you go into that system and see through the endoscopy. So exanthem is visible and an anthem is not, but always remember, whenever a patient is having an exanthem, mostly they have an anthem as well. And this anthem is involved for the different type of the complication which occurs into the body. So the other terminologies which are very important into the skin are is macule. It is a circumscribed color change in a skin that is flat. Papule is solid elevated area that is less than 1 centimeter in diameter. Plaque is solid circumscribed area of more than 1 centimeter in diameter. Vesicle is circumscribed elevated less than 1 centimeter with serous fluid in it. Whereas bulla is the same raised area that is more than 1 centimeter in diameter with a serous fluid in it. Pustule is when the purulent material is present in a vesicle. Nodule is again a mass with a distinct border, and nodule is always filled with the tissue as well. And elevated over the epidermis is there. Wheal is usually circumscribed, flat top, firm elevation of the skin that is due to the papillary edema. It is due to the edema of the papillary dermis on the body. And the wheal, you all know, is the feature of the allergic reaction. These are the graphical representation. If you see the macule, it is only the color change and it is the flat. The fissure is usually when there is a breach in the continuity of the skin. The cyst is a larger lesion containing the clear fluid. Nodule is a raised lesion above the skin with a distinct margin. Papule is again a raised lesion over the skin with color change, and it is on than 1 centimeter in diameter. Polyp is pediculated skin area. Wheal is again a circumscribed lesion over the raised flat top lesion. Vesicle is filled with the clear fluid and pustule is filled with the pus. बेटा सबको आ रही है ना स्लाइड्स वगैरह? ठीक, अगर नहीं आए तो मैसेज कर दीजिएगा. नाउ रीड आउट दिस. मैंने आज बताया था कि आज एक्टिविटी करेंगे बिकॉज यू ऑल नो व्हाट इज मीजल मम्स एंड रुबेला. बड़े अच्छे तरीके से फोर्थ ईयर में आपने पढ़ा हुआ है जी. इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि ये क्या है ताकि हम आगे चलें, क्योंकि अभी आगे उसने भी आ जाना है जो आज एक्सरसाइज करा रहा था. हो सकता है वो दोबारा आ जाए. जल्दी जल्दी बताएं बेटा. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. इसको रीड करें और मुझे बताएं कि कौन सी डिजीज हो सकती है ये. जल्दी 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 जल्दी. ओके, जल्दी जल्दी बताओ बेटा. गुड, हसन ने ठीक बताया है. और कोई कोशिश करे. आप लोगों को मेरा चैट बॉक्स नजर आता है जब मैं साइट पे खोलती हूँ? जी बेटा, मीजल्स. वेरी गुड. ये मीजल्स का डायग्नोसिस है. एंड हाउ डू यू से इट इज मीजल? देखिए ना, 2-year-old boy is brought to a clinic due to persistent fever for the last 4 days, along with non-productive cough, sneezing, and scanty skin rash over the face only. His eyes are red and have a watery discharge. He has high-grade fever, has a heart rate of 130 per minute. Obviously, जब patient fever के साथ है तो उसका heart rate भी ज़्यादा है. मुझे आप chat box में साथ साथ अपना दे दिया करें रिव्यू अगर कोई चीज़ समझ ना आए. There is severe conjunctivitis and tiny whitish lesion on the erythematous background on the buccal mucosa. So the most likely diagnosis in this is a tiny whitish lesion against the red background on the mucosa, especially behind the crown of the second upper molar tooth. So this is a typical location. क्या हो सकता है ये? पहले आप बताइए ये whitish lesion क्या है, क्या कहते हैं इनको बेटा जी? गुड, कॉप्लिक स्पॉट. सो दीज आर द पैथोग्नोमोनिक. पैथोग्नोमोनिक फीचर वो होता है जो अगर मौजूद हो तो 100% ये डिजीज को स्पेसिफिकली बताता है कि ये यही डिजीज है. सो इट इज अ पैथोग्नोमोनिक फॉर द मीजल्स. मीजल्स के अलावा ये किसी डिजीज में नहीं हो सकता. सो अगर ये मौजूद है तो पेशेंट को 100% मीजल्स है. This is a typical measly rash that starts from the hairline and the face. If you look at the child, he looks very toxic. He looks very toxic with a watery conjunctivitis of the eye.
swollen lip, और इसको एक typical कहते हैं measly look, because this is the typical face of measles. बच्चा बहुत irritable होता है, high grade fever होता है, उसकी conjunctivitis हुआ होता है purulent, जिसकी वजह से red and watery eyes होंगी, swollen lip होते हैं, वो पूरा face swollen हो सकता है जब ये start आता है. Second to third day ये जो rash होता है it descends down, और ये second या third day का rash होगा. अब हम मीजल्स पढ़ते हैं. सो द वायरस क्लासिफिकेशन, इट इज ग्रुप वी, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, मनिंगो मोनोनेगिवायरिडिस इसका ऑर्डर है, क्लास इसकी पैरामिक्सोवायरिडी है, जेनरस मोबली वायरस है, एंड द टाइप इज द वायरस इज द मीजल्स वायरस. सो 10 to 14 डेज, ये आपने एक चीज नोटिस की होगी आजकल कोरोना के साथ भी बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन अदरवाइज वैसे भी जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, अगर आप देखें तो इनका यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज, 2 वीक्स है, विद एन एक्सटेंट ऑफ 1 मंथ तक जा सकता है, इससे लंबा किसी का नहीं है. एंड आफ्टर अ पर्सन इज इन्फेक्टेड, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसके दौरान मल्टीप्लाई करता है वायरस विद इन द होस्ट सेल. The early phase prodromal begin when with these symptoms. After the incubation period, there is the prodromal phase, and in the prodromal phase में patient जो है उसको cough होगी, coryza होगा, cough and coryzas are there, and in addition to that, patient will develop the fever, lethargic, cough, red eye due to the conjunctivitis, running nose, loss of appetite, and Koplik spots. अर्ली प्रोड्रोम में कॉप्लिक स्पॉट मौजूद होते हैं, ये एंड एग्जिस्ट ओनली फॉर द 10 to 12 to 48 12 hours, almost 12 to 24 hours, and then disappears. Second phase is called as a reptive phase, in which the patient started to have the red measles rash that is initially macular, that is flat red rash that rapidly develop and change into maculopapular rash, and starts from the head. It starts from the head area, from the it starts from the hairline. From first of all, it involves the face, then it goes to the neck, chest, then involve the back, abdomen, limb, hand and feet in the end of the at the end of the rash. So it is very important कि ये इसी सीक्वेंस में हमेशा आएगा. द टेम्परेचर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मीजल्स की होती है, जो बताती है कि ये मीजल्स है, ये क्वेश्चन में भी हमेशा लिखा होता है. मीजल्स के रैश में जैसे ही पेशेंट को रैश शुरू होता है, that is usually 3 to 4 days after the rash, after the fever. First of all, the patient is having a prodrome, that is 2 to 3 to 5 days. After this, the patient started to have this rash. और जैसे ही रैश पेशेंट को होता है, पेशेंट को एकदम से बहुत हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, 104 103 तक, और इसी वजह से पेशेंट ज़्यादा टॉक्सिक होता है. जब रैश इसका डिसअपियर या नीचे जाना शुरू होता है तो फीवर कम होना शुरू हो जाता है. In early prodrome, again the patient developed the Koplik spot. The rash is not itchy. It is never itchy rash. If it is itchy, the etiology can be something else rather than the measles. Another feature of the measles which confirms that the patient is having fever, first of all, is the pattern of the rash. Second is the fever associated with rash, and the third is whenever this rash disappears, it always changes its color to a brown color, that is called as fine browny desquamation. And the skin desquamation takes place, that is the desquamation. आप सबको पता होगा कि क्या होता है desquamation की, means that the upper layer of the skin is shedded off. So अगर आप इस तरह देखें तो ऐसे लगेगा जिस तरह पूरी की पूरी स्किन पेशेंट के ऊपर से वाइटिश होके उतर रही है और नीचे नई स्किन आ रही है. And तकरीबन 10 to 14 days it takes to disappear completely. So there is no, as it is a viral disease, so there is no specific treatment available. Only supportive therapy is given to the patient, and it include antipyretic, that is paracetamol, bed rest is given, and adequate fluid intake is indicated. So the boost of the immunity. Whenever a patient is sick, always recommend the high protein diet to boost up the immunity. Good nursing care is required, especially if the patient develops the conjunctivitis, eye care is done. Vitamin A is given to the patient in a dose of 50,000 to 2 lakh international.
यूजुअली अगर पेशेंट 1 to 6 मंथ्स के बीच में है तो 50,000 देते हैं। विद इन अ ईयर पेशेंट को देन 1 लाख यूनिट दिया जाता है एंड 1 ईयर एंड अबव 1 ईयर ऑफ एज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए जाते हैं विटामिन ए के। विटामिन ए देने की लॉजिक क्या है आपके ख्याल में, क्यों विटामिन ए दिया जाता है? विटामिन ए पढ़ाया था ना आपको जी। बच्चों चैट बॉक्स खुल गया, बताइए आपके ख्याल में विटामिन ए देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसी में मीजल्स में स्पेशली विटामिन ए करता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट के अलावा। जी सो गए सारे, फिर उठाना पड़ेगा जी। बेटा विटामिन ए क्यों देना होता है मीजल्स में? अभी आपको मैंने बताया था एक लफ्ज होता है एक्जेंथम और एक लफ्ज है एनेंथम। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये जो ब्राइनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो सिर्फ एक्जेंथम में हो रही है, इसके साथ साथ एनेंथम भी होता है और उसकी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। सो प्रॉब्लम इज कि विटामिन ए जो है वो मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, आपकी स्किन की रीग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सो अगर एक पेशेंट मार्जिनली भी विटामिन ए डेफिशिएंट है या नहीं भी डेफिशिएंट, मार्जिन लेवल पे है, अगर उसको मीजल्स हो जाती है तो वो फ्रैंक विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन सारी शट डाउन होके शट ऑफ होके नहीं आ रही है। सो पेशेंट जो है वो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट उनमें बहुत बढ़ जाती है। जो नॉर्मली नरिश बच्चे हैं शायद वो विटामिन ए डेफिशिएंसी में ना पहुंचे और न्यूट्रिशन पेशेंट ने नहीं रहा, लेकिन अगर कोई पेशेंट बॉर्डर लाइन पे मौजूद है तो वो एकदम से विटामिन ए डेफिशिएंसी में चले जाएगा और मेम्ब्रेन की रीग्रोथ नहीं होगी विटामिन ए डेफिशिएंसी से। और अगर मेम्ब्रेन की रीग्रोथ ना हुई तो ये पेशेंट जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से प्रोलॉन्ग इलनेस और कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पेशेंट को आप डायग्नोज करें कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल्स, वो उनको विटामिन ए स्टार्ट करा दें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करेगा। यूजुअली एंटीबायोटिक की मीजल्स में ज़रूरत नहीं होती, यू गो ओनली द मेडिसिन एंटीबायोटिक इफ द पेशेंट इज हैविंग ए सुपर एडेड इन्फेक्शन। प्रिवेंशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ measles. Reason being, prevention is something which can be done. Isolate the patient usually 7 days before and 7 days after the rash appears, and the measles vaccine is a very good prophylaxis. measles vaccine हम usually देते हैं एट किस एज पे देते हैं measles vaccine? चलो आप लोगों से पूछते हैं जी। बेटा measles vaccine कब देते हैं, आप सबको पता है जी? कब देते हैं बेटा measles vaccine? हेलो, 9 मंथ्स पे। वेरी गुड, 9 मंथ पे आप मीजल्स वैक्सीन। और सेकंड मीजल्स वैक्सीन की कब देते हैं? एक 9 मंथ पे देते हैं, 15 मंथ्स पे। वेरी गुड। कंट्रोल सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। अब तो ये बताते हुए भी बंदे को ना वो उलझन होती है कि आपने डिजीज कंट्रोल, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करना है। ये सारे वही है, डिस्टेंस आपने रखना है, हैंड वॉश करने हैं। अगर कोई पेशेंट सिक है तो उसके फर्माइट्स जिसमें टॉवल्स, उसके कपड़े, ये सारी चीज़ें अलहदा रखनी है। अगर उसकी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से टच करेगा तो इन्फेक्शन होने का चांस है। आजकल तो सुन के थक गए हैं, स्पेशली किसी को फ़ोन भी करें तो आधा घंटा तो ये सुनते रहते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करनी है। तो वही वाले इन्फेक्शन में ये रहे। इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन आप इसी तरह कर सकते हैं अगर आप उसके सोर्स को कंट्रोल करते हैं और क्वारंटाइन करा दें 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर। प्रोटेक्शन ऑफ द ससेप्टेबल पर्सन, वैक्सीन फ्रॉम से 9 to 18 मंथ पे करते हैं। 2 डोजेज यूजुअली दी जाती हैं। यूजुअली 9 मंथ तक मैटरनल एंटीबॉडीज़ होते हैं पेशेंट के अंदर जो मीजल्स से प्रिवेंट कराते हैं, लेकिन इंटरनेशनली 9 मंथ पे यूजुअली मीजल्स नहीं दी जाती, वहाँ पे MMR दी जाती है, मीजल मम्स रूबेला की कॉम्बिनेशन। हमारे EPI स्केड्यूल में सिर्फ मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है जो 9 and 15 मंथ्स पे दी जाती है। 9 मंथ पे पूरी तरह इम्यूनिटी वीन ऑफ नहीं हुई होती जो मदर से आई होती है, IgG एंटीबॉडीज जो हैं। इस वजह से बच्चे में 9 मंथ पे दी गई जो वैक्सीन होती है ज़्यादातर न्यूट्रलाइज हो जाती है और एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स नहीं आता। दैट्स वाई द 15 मंथ्स पे इस वैक्सीन को रिपीट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट हाई रिस्क है, अगर कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है या उसको प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट को पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन भी दी जाती है और इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो जर्नल इम्यूनोग्लोबुलिन IgG आते हैं
वो दिए जाते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सकें वायरस को और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। इसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिए जा सकते हैं अगर कोई प्री मेच्योर इन्फेंट है जिसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो वैक्सीन, तो उसको ये वैक्सीन आप दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आई बेटा? अब ये समझ आई ये क्या है? कॉप्लिक स्पॉट्स हैं। ये मीजली लुक है पेशेंट की, ये मैं पहले भी वैसे बता चुकी हूँ। ये टिपिकल रैश है। अगर आप देखें तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड एरिथीमा है वो आपस में मिलके एक पूरा प्लेक सा बना देता है, आइलैंड से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। लो जी, वो फिर आ गया जो आज लेक्चर के शुरू में आया था। अब सिर्फ गर्ल्स के लिए ऑर्डर है, ऑल गर्ल्स गेट अप। देखते हैं लड़कियां जी खड़े हो गए, नींद आ रही थी ना, अभी उठ जाएगी। हाँ जी, कौन कौन खड़ा होगा जी? गर्ल्स के नाम आने चाहिए अब। जी बेटा, ऑल गर्ल गेट अप ऑन योर फीट। लड़के तो एक दफ़ा नहीं खड़े होते ना, इसलिए ज़रा मैंने कहा लड़कियों को ज़्यादा कर लेते। मैंने तो किया ही नहीं, वो खुद ही कर रहा है। जी बेटा, सारे खड़े हो गए बच्चे? बच्चे नहीं, सारे गर्ल्स ने खड़े होना है। जी गर्ल्स, किसी का मैसेज नहीं आया? हाँ, शाबाश शाबाश, सारे खड़े हो जाओ, सारी लड़कियां। क्लास में मज़ा आया ऐसे, सारे खड़े हो जाओ बेटा। चलो जी, हमारा एक्सरसाइज मास्टर आ गया है। चलो भाई, सारे मिलकर 20 तक काउंटिंग करो। सारी गर्ल्स ने करना है सीरियसली, वरना अपनी अपनी पिक्चर बना के अपलोड कर दो मेरे उस पर, ईमेल पे कर दो ताकि मुझे पता चले। हो गया? सारों ने 50-50 करने हैं। 10-10 तो हो गए थे ना, वार्म अप तो हो चुके हैं सारे। जी बाकी सिर्फ 3 लड़कियों ने किया है, 4 लड़कियां बाकी। हो गया? 50 तक काउंटिंग करनी है। हो गई? चलो अब ये लड़के पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा है, क्योंकि लड़कियां तो थक गई हैं। अब लड़के आंसर करेंगे कि ये क्या है, क्योंकि लड़कियों ने तो इतनी एफर्ट की है ना, 50 तक काउंट किया है। जी बॉयज, क्वेश्चन सारे बॉयज पढ़ेंगे जी। लड़के सारे एक्टिव बैठे हैं जी, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने आंसर किया है ये 3-4 लड़के हैं क्लास में और 4 लड़कियां हैं, बाकी की सारी क्लास कहाँ है? मेरा हाल है अगली दफा कैमरे ऑन कराए। लड़कों को सबको आंसर करना चाहिए, लड़कों की वो वरना इंसल्ट हो जाएगी लड़कियों के आगे। हाँ जी, और गुड जी बेटा। So a 6-year-old girl presented with sore throat for one day and now she developed a rash on the face and the upper chest. She is febrile with 100 degree Fahrenheit and fine macular pinkish discrete rash on face. ये बड़ी important description है कि fine macular pinkish discrete rash on the face. With a cervical lymphadenopathy, the rash progressed on the whole of the body in 24 hours and settled without discommission in 30. आप समझ आई पिछली स्लाइड्स पे? मीजल्स में मैं इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी कि 4 to 5 डेज रैश रहेगा, डेस्क्यूमेशन होगी, कलर चेंज होगा, so to differentiate it from the other diseases. So this is a typical type of the rash. इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? It's fine, it's discrete के अलग अलग है, इकट्ठा होके एरिथमेटस बेस नहीं बनाई, पिंकिश कलर है, ब्राउनिश कलर नहीं है। So the etiology of rubella is rubella virus. It is an RNA virus. Incubation period is 2 to 3 weeks. Again, mode of transmission is droplet infection or direct contact with the case. Secretions of the patient. Prodromal stage is very short. It is hardly 1 day. And mild, and it may goes unnoticed as well. Infectivity, not as contagious as the measles. Virus is present in nasopharyngeal secretions, blood, feces, and urine. Virus has been recovered from the nasopharynx 7 days before the exanthum appear and 7 to 8 days after it disappears. The infant with congenital rubella are contagious for at least 10 to 12 months. वो बहुत लंबा कैरियर स्टेट उनकी होती है।
Any age can be affected. The peak incidence is between the 5 to 14 years. Lymphadenopathy is evident at least 24 hours before the rash appear. Exanthem begins on face and spread quickly in a one day. इन द फर्स्ट डे रैश अपीयर होगा और क्विकली पूरी बॉडी पे चला जाएगा. सेकेंड डे पे रैश इज कंफ्लुएंट एंड पिन पॉइंट लाइक that of scarlet fever with mild itch. Third day पे rash generally disappear with minimum desquamation or no scarring. Rubella without rash may occur as fever within large tender lymphadenopathy which may persist for the week or month. So the rubella को ना किसी ज़माने में 3 days disease भी कहा जाता था. ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है मीजल्स के साथ, लेकिन जो इसको डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं कि इसमें लिम्फोडेनोपैथी लाजमी होती है, उसमें नहीं होती है. सेकेंडरीली उसमें फीवर स्टार्ट होने के बाद, अच्छा इसका आगे मैंने बनाया हुआ था, बल्कि वो हम आगे जाके करेंगे. इसे 3 डे फीवर भी कहते हैं. कॉम्प्लिकेशंस इसकी रिलेटिवली अनकॉमन है इन द चाइल्डहुड. एंसेफेलाइटिस कैन अकर that is similar to the measles, that is aseptic meningitis. So इसमें encephalitis होता है. Polyarthritis is very common, especially in adolescents. girl prophylaxis आप इसकी कर सकते हैं with active immunization, ठीक है. और MMR वैक्सीन जो है उसमें देते हैं, लेकिन ये MMR वैक्सीन क्योंकि लाइफ अटेनुएटेड है, ये प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देते, अदरवाइज वो बच्चे में इफेक्ट आ सकता है. Vaccinated women is advised to avoid pregnancy for the 3 months. After vaccination, after infection, natural infection give the lifelong immunity as well. Passive immunization with immunoglobulin are given to the high risk patient. Treatment is, it is also a viral disease, so symptomatic treatment is given like antipyretics for fever and treatment for the complications. लो जी, अब ये इसका आंसर कौन करेगा? ये सारी क्लास आंसर करे. ये क्या है? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. बताओ बच्चों. चलो जी, चैट बॉक्स ऑन करते हैं, देखते हैं लड़के ज्यादा बताते हैं लड़कियां ज्यादा बताती हैं. लड़कियां ना जीत जाएं. जी बेटा बताइए, ये क्या आंसर है इसका, वरना सबको जगाएं फिर. हमारा पर्सनल ट्रेनर फिर आ जाएगा वरना दरमियान में लेक्चर में. नेक्स्ट टाइम कैमरा ऑन करके फिर लेक्चर कराएंगे ताकि सारे नजर आए खड़े हुए और भागते दौड़ते. जी बेटा. गुड. और बेटा दैट इज कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम. कैसे है ये हम अगली स्लाइड पे देखते हैं. जी, इफ यू सी दिस पेशेंट, आपको नजर आ रहा है क्लियरली इसमें, इसकी एक तो ये कि ये जो रैश ये वाला है, इसे कहते हैं ब्लूबेरी मफिन रैश. अगर आप देखो तो ब्लूबेरी का जो कलर होता है ना, पिंकिश पर्पलिश पिंक, ये वो रैश है. और साथ इसकी अगर आप आई के अंदर देखें तो आपको प्यूपिल के अंदर व्हाइटिश प्यूपिल नजर आ रहा है. अगर किसी का व्हाइटिश प्यूपिल हो तो उसको क्या कहते हैं? ये साइन आई में बहुत पढ़ा है पिछले साल. आई में एक ही चीज याद रह जाती है, ये वाली. जी बेटा क्या है बच्चे को बायलेटरल आई के अंदर? कैटरेक्ट है ये. बायलेटरल, शाबाश, बायलेटरल आई का कैटरेक्ट है. So that is congenital cataract into the newborn who has suffered from this illness into the antenatal life. If rubella developed during the first trimester of pregnancy, always remember it within the first trimester of the pregnancy. If the mother developed the rubella, it can hamper the organogenesis. ट्रांसप्लेसेंटल कंजेनिटल इन्फेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर भी बच्चे में आ सकती है. कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में ग्रोथ, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है. दैट इज स्मॉल फॉर द जेस्टेशनल एज बेबी होंगे. और इसके साथ सेंसिन्यूरल हेयरिंग डेफनेस बच्चे में आ सकती है. माइक्रोकेफली और मेंटल रिटार्डेशन होगी. कंजेनिटल हार्ट डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें पीडीए आ जाता है. 99% ऑफ द केसेस में पीडीए पर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है इन पेशेंट में. कैटरेक्ट भी हो सकता है और बाज़ बच्चों में ग्लूकोमा और क्लाइडिकॉर्निया भी हो सकता है. रेज्ड आईटी जो ग्लूकोमा होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, वो कॉर्नियल क्राउडिंग कर सकता है. थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ. हेपेटोस्प्लेनोमेगली हो सकती है.
ऑस्टियोपैथी हो सकती है इन पेशेंट्स को। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप इसको, अगर मेरा ये चैट बॉक्स तो नहीं आपको नज़र आता खुला हुआ, ये इसकी पिक्चर ले लें या कुछ भी कर लें। ये दीज टू डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने देखना हो, क्योंकि इन 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 द नेक्स्ट उस पे लाइक आप जब भी लाइक इसको पेपर में आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि वो मीजल्स है कि रूबेला है। तो अगर रैश दोनों में मौजूद होगा, फीवर मीजल्स में होगा और हाई ग्रेड होगा, और जैसे ही रैश अपीयर होगा फीवर बहुत हाई ग्रेड चला जाएगा। वेयर एज इन रूबेला माइल्ड फीवर और एट टाइम देयर इज नो फीवर, the patient is only have a malaise or feeling of unwell and then rash appears. Characteristically rash confluent होता है, confluent होता है जुड़ के मिला हुआ, मैक्यूलर रैश होता है विद अ कॉप्लिक स्पॉट इन द अर्ली प्रीड्रॉम। मैं बार बार अर्ली प्रीड्रॉम कह रही हूँ क्योंकि बाद में ये गायब हो जाते हैं। इसमें मैक्यूलर पॉपुलर डिस्क्रीट पिंकिश रैश होता है, पिन पॉइंट रैश जो अलग अलग नजर आ रहा होता है। जो मीजल्स का रैश होता है उसमें कुछ देर के बाद लाइक विद इन फ्यू आवर्स इतनी रेडनेस होती है कि वो रैश पूरे का पूरा पैच लगता है रैश का बना हुआ है। ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न इन बोथ ऑफ द कंडीशन। सिम्टम्स आर हाई ग्रेड फीवर, रनिंग नोज, कॉफ and for 2 to 3 to 4 days followed by rash with minimum or no fever or toxicity। और 3 day फीवर रैश इसे कहा जाता है क्योंकि 3 दिन में पेशेंट यूजुअली ठीक हो जाता है। स्प्रेड ऑफ रैश इन केस ऑफ मीजल्स फ्रॉम हेड टू टो होता है एंड 7 days में होता है। दैट इज इट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड द टू द होल ऑफ द बॉडी इन केसेस ऑफ रूबेला। अब अगर 3 दिन में डिसअपियर हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन वायरल एंड बैक्टीरियल नमूनिया हो सकता है। एंसेफेलाइटिस बहुत सबसे कॉमन मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन एंसेफेलाइटिस है। ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। वेयर एज अगर ये मदर को हो जाए तो कंजेनिटल इन्फेक्शन हो सकती है, अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो जाए। सेवेरिटी मॉडरेट टू सीवियर होती है इन केसेस ऑफ मीजल्स, वेयर एज रूबेला इट इज माइल्ड डिजीज। लो जी, अब देखते हैं, अब लड़कियों को पता चलेगा कि लड़के कितने एक्टिव हैं यहाँ के। जी जी बेटा, क्या लिखा हुआ है? स्लाइड नजर आ रही है ना जी? लड़के खड़े हो गए सारे? ऑल बॉयज गेट अप ऑन योर फीट। जी चैट बॉक्स में बता दो ताकि वो आगे एक्सरसाइज कराई जाए आपको। मैंने कहा था ना आजकल आज हमारा पर्सनल फिजिकल ट्रेनर साथ है ताकि लड़के और लड़कियां एक्टिव हो के लेक्चर सुने। गर्मी भी बड़ी है आज जी। सिर्फ 2, मोहम्मद सुफियान, जफर और अदनान, उसके अलावा लड़के ही नहीं है। वो लड़कियों में भी नहीं है शामिल थे बाकी के, और लड़कों में भी शामिल नहीं है। इसका क्या मतलब बनता है? हाँ शाबाश, नवीद एजाज ने सोचा कि आया जाए। और बेटा बस 4 5 6 लड़के हैं, बाकी यानी लड़के ज्यादातर लेटे हुए हैं, इसीलिए मैंने लेटी हुई एक्सरसाइज आ लिया। चलो भाई सारे लड़के 20 टाइम्स विद ईच लेग। जिस जिसके 20 पूरे होते जाए वो लिखता जाए कि 20 हो गए हाफिज ही सो रहा है अभी तक। मुझे पता है ज्यादातर लड़के लेट के ही सुन रहे होने, है ना, इसीलिए मैंने ये वाली डाली है ताकि वो लेटे लेटे कर सके 20 ईच लेग है ना, एक लेग का 20, एक लेग का 20। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी सारे करके दिखाओ ताकि हमारा फिजिकल ट्रेनर फिर जाके आराम करे, वो भी थक जाता है। हो गया बेटा? डन डन लिखो, डन, ताकि मैं फिर आगे चलूं। जी बेटा बाकी कहाँ है? हो गई? वो थक गया मेरा, वो खुद ही रुक गया है कर करके। अब लड़कों ने इतनी एक्सर्शन की है तो ये किसको पढ़ना चाहिए? जी लड़कों किसको पढ़ना चाहिए? बॉयज जी, गर्ल्स को। जी गर्ल्स, अब गर्ल्स आंसर करेंगी इस क्वेश्चन का। जी गर्ल्स जल्दी जल्दी करें, आज तो लड़ाई हो गई है ना लड़के और लड़कियों में। जी बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, गर्ल्स बताएंगी इस क्वेश्चन का आंसर। गुड जी, सारी लड़कियां बताओ, मुझे पता चले कौन कौन है।
आज पहली दफ़ा बड़े लोगों के नाम मैंने देखे हैं जिनके पहले कभी नहीं देखे, इसलिए जल्दी जल्दी करो ताकि सबके नाम तो पता चले। गुड जी बेटा, और वेरी गुड जी। ये मम्स बनता है, मैंने बताया था आज का लेक्चर बहुत इजी है, इसीलिए हमारा फिजिकल ट्रेनर साथ आया था ताकि सबको एक्टिव कर सके, वरना सबने सो जाना। जी, 6-year-old child presented with fever for the last 5 days. His mother noticed swelling of the left side, did angle of jaw for 1 day. He also has severe pain and swelling while eating orange juices. That is very typical of measles. On examination, there is firm swelling obliterating the angle of jaw and lift the earlobe upward and outward. What is the most probable diagnosis? So the diagnosis is the mumps. So everybody know it is mumps. So mumps is a disease caused by the mump virus, that is an RNA virus of paramyxovirus family, and can infect many parts of the body, especially the parotid salivary gland. आपको पता है कि salivary gland multiple होते हैं हमारे फेस के ऊपर, like these are the parotid, mandibular, submandibular gland. These are the largest salivary gland जो आपको नजर आते हैं। इनके अलावा छोटे छोटे salivary glands और बहुत सारे होते हैं जिनके नेम नहीं होते। तो these actually infect not only salivary gland but all the glands. बट क्योंकि salivary gland सबसे बड़ा होता है इसलिए ज़्यादा ऑब्वियसली स्वेलिंग उसी की नज़र आती है, बाकी ग्लैंड्स की नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इट कैन इन्फेक्ट द ऑल द ग्लैंड्स, salivary glands that are present in the mouth. In the children, prodromal manifestations are rare but may be manifested by the fever, muscular pain, especially in the neck, headache, and the malaise. And usually it preceded the parotid swelling 10 to 24 hours. Common complications which can occur are earache due to the swelling of the parotid gland, discomfort while eating, especially the acidic food. Even अगर इन बच्चों के सामने एक पोएम थी मेरे पास, पता नहीं मैंने इस लेक्चर में नहीं डाली, चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे कि स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को तंग करते हैं। इवन अगर इन पेशेंट्स को ना भी कोई एसिडिक फूड दो, एसिडिक सिट्रस फूड अगर कोई ना भी इनको दो, इनके सामने अगर आप सिर्फ नाम ही लो सिट्रस फूड का तो इनको पेन शुरू हो जाती है। तो बच्चे आपस में ना, यूजुअली एक पोएम थी बड़ी अच्छी, पता नहीं मैंने नहीं डाली आज के लेक्चर में, उसमें वो बच्ची बताती है कि किस तरह उसके सिबलिंग्स उसको तंग करते हैं नाम ले लेके और उसको दर्द होती है। सो द प्रोटेड पेन इज मोस्ट प्रोनाउंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज और बड़ी सीवियर पेन होती है इसकी वजह से। और दूसरा, पहली चीज़ तो ये आ गई कि स्वेलिंग ऑन द नेक है। इसको किसी भी लिम्फेडिनोपैथी में भी तो नेक में और फेस पे स्वेलिंग हो सकती है। So the typical feature which suggests that it is parotid swelling and not any other swelling on the face is that parotid gland जो होता है वो ईयर के पीछे तक गया होता है। अगर आपको याद हो एनाटॉमी में, parotid gland ईयर लोब से पीछे तक गया होता है। So it always lift the ear lobe upward and outward, और angle of jaw जो होता है वो visible नहीं होता मैंडिबल का। अगर आप अपने हाथ से फील करेंगे तो आपको मैंडिबल की बोन फील नहीं होगी क्योंकि एंगल के ऊपर पेरोटिड ग्लैंड पड़ा है। अगर इसकी स्वेलिंग हो जाएगी तो आपका ये एंगल ऑब्लिटरेट हो जाएगा मैंडिबल का, और जो ईयर होता है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड लिफ्ट हो जाएगी इसकी नीचे से लोब, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ग्लैंड जो है वो स्वोलन हुआ हुआ है। द ओपनिंग ऑफ स्टेनस डेक्स दैट इज इन द बकल म्यूकोसा इज ओडिमेटस एंड डेट। अगर आप उसकी ओरल कैविटी देखोगे तो ओरल कैविटी के अंदर बाज़-औक़ात आपको पस तक ड्रेन करती नज़र आ रही होती है इसकी डक्ट के अंदर से। अगर पेशेंट को सवियर पेन हो तो, और उसके मैस्टिकेटरी मसल्स की और इसकी तो ट्रेसमस तक डेवलप कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग है। दैट इज़ द पेरोटिड डक्ट अगेंस्ट द अपर सेकंड मोलर टूथ। इफ यू सी, दिस इज अ स्मॉल राउंडेड डक्ट एंड इट इज swollen in this patient. अदर salivary gland भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दैट इज सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 10 to 15% ऑफ द पेशेंट ओनली द सबमैंडिबुलर ग्लैंड कैन बी swollen। अगर सबमैंडिबल हो और सबमेंटल ग्लैंड, सबलिंगुअल या सबमेंटल ग्लैंड हो जाए तो आपका ये जो चिन है ये डबल चिन बन जाती है ऑलमोस्ट। पेरिस्टर्नल एडीमा भी हो सकता है, मॉलबेरी, समटाइम्स ये रैश भी हो सकता है पेशेंट को। सिस्टेमिक सिम्टम्स इंक्लूड फीवर दैट यूजुअली रिजॉल्व इन 5 days। प्रोटेड स्वेलिंग जो होती है वो यूजुअली 1 to 2 weeks में सबसाइड कर जाती है। एडोलेसेंट एंड एडल्ट में मोर सीवियर डिजीज होती है कंपेयर टू चिल्ड्रन में। अगर आप इस बच्चे को देखो तो इसका सिर्फ पेरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है, इसकी बिलो द चिन नहीं है इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ ये इन्वॉल्वमेंट है। और अगर इसका कान देखो तो कान के पीछे तक ये स्वेलिंग जा रही है, दैट इज द मोस्ट पैथोग्नोमोनिक फीचर। इसी तरह इस बच्चे में अगर आप देखो तो इसका पूरे का पूरा एक साइड ऑफ द एंगल ऑफ माउथ, इसके भी ये पूरे के पूरे पेरोटिड स्वेलिंग ही है। ठीक है, ये सारे बच्चों में। अब इस
बच्चे में और इस बच्चे में क्या फ़र्क है? इसके बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग है। अगर आप देखो तो दोनों तरफ से इसका सबमेंडिबुलर, इसके सारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे, सबमेंटल एरिया के भी, जुगलोडागेस्ट्रिक एरिया के भी, और सारे के ये पैरोटिड एरिया के भी। ये यूनिलेटरल स्वेलिंग है और ये बायलेटरल स्वेलिंग है। ऐसा लगता है बच्चे की डबल चिन हो गई है, इतनी सवियर स्वेलिंग उसको हुई हुई है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन बड़ी कम होती हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन होती हैं मम्स की तो दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। द मोस्ट वार्निंग इज ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस बॉयज में हो सकता है, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल। ये यूजुअली एडोलेसेंट बॉयज में होता है। लिहाजा अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जो मम्स के साथ है, तो यू ऑलवेज कंसिडर कि पेशेंट को इसके साथ ऑर्काइटिस हो सकता है, तो आप उनको काउंसल करके भेजते हैं कि अगर एक पेशेंट को अनएक्सप्लेन वॉमिटिंग और हाई ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग और सीवियर एब्डोमिनल पेन होनी शुरू हो जाए, तो वो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास आएँ, क्योंकि अगर ये ऑर्काइटिस इमीडिएटली ट्रीट नहीं होगा तो पेशेंट को पूरी ज़िंदगी के लिए इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। सो यूजुअली पेशेंट जो होता है वो टेस्टिकुलर स्वेलिंग के साथ या टेस्टिकुलर पेन के साथ प्रेजेंट नहीं करता। ये यूजुअली एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, और एडोलेसेंस में मोस्टली होता है, इसलिए पेरेंट्स को पता नहीं होता और बच्चा शाय होता है और वो बताता नहीं है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन कैन बी पेनक्रियाटाइटिस, एनसेफेलाइटिस कैन अकर, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। Other complication, meningitis, it can cause the meningitis. Inflammation of the ovaries can be there, although it is not as severe as the orchitis, and infertility इस case में नहीं होती. Patient can have the hearing loss, and in the childbearing age miscarriages are common. अगर किसी को ऑर्काइटिस हो जाता है तो दैट शुड बी ट्रीटेड विद लोकल स्पोर्ट एंड बेड रेस्ट. मम्स आर्थराइटिस may respond to the 2-week course of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Salicylate peers do not appears to be effective in this condition. लो जी, अब हमारा वो एक्सरसाइज ट्रेनर, मुझे टाइम भी बताना बेटा, मेरी घड़ी वो मोबाइल ऑफिस में रह गया, टाइम भी बताना. अच्छा 42 हुए हैं ना, अभी तो बड़ी देर है. टाइम क्या हुआ बेटा? और ये दोनों के लिए कमांड आ गई, सारे खड़े हो गए, हमारा फिजिकल ट्रेनर आ गया दोबारा. गेट अप एवरीवन, एवरीवन. ओके बेटा, कोई बात नहीं, 10 मिनट बड़े हैं, अभी आगे और रहता है. अभी 10 मिनट हम एक्सरसाइज करेंगे ना. चलो भाई, सारे लड़के लड़कियां, सारी क्लास, हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके जेंडर इक्वालिटी पे आ गए हैं. वरना कोई कहेगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना. चलो खड़े हो जाओ सारे, ये अब हर लेक्चर में करेंगे ताकि सारे एक्टिव रहें. उठ जाओ बेटा, सारों की एक्सरसाइज का टाइम आ गया. अब हमने मल्टीपल एक्सरसाइजेस दी हैं, कौन क्या क्या करना पसंद करेगा? किताब ही उठा लो. सारे हेल्दी चीजें हैं जो एक्सरसाइज करिए. मुझे स्लाइड बड़ी पसंद आई थी. कोई बात नहीं, आज सारे एक्सरसाइज करो फिर, ताकि सोना अच्छा जाएगा, वरना तो पूरा दिन सो सो के रात को सोने को दिल नहीं करता. अब माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक है, पूरी रात नहीं सोता, उन्हें क्या पता पता पूरा दिन सोया रहता है. हो गया? जी बेटा, सारों की एक्सरसाइज हो गई, सारे खड़े हो गए. 20 टाइम्स करो सारे. ये नेक्स्ट टाइम माइक किसका खुला है? अच्छा चलो, अब जी, अब एक्टिव हो गया ना माइंड, अच्छा हो गया. अब बताओ बेटा, ये जी बेटा, ये क्या डायग्नोसिस है? अब तो माइंड एक्टिव हुआ है ना, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज की है, तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन भी हुआ होगा, ऑक्सीजन भी अच्छी आई है. जी बेटा, डायग्नोसिस अभी तक सारे एक्सरसाइज ही करी जा रहे हैं. जी बेटा, किस किस का माइक खुला है? होस्ट का खुला है. हाँ जी बेटा, मीजल्स नहीं है, मुझे पता था मीजल्स ही कहोगे, क्योंकि मीजल्स पढ़ा, इसीलिए मीजल्स नहीं है. पिछला लेक्चर याद है, उसमें स्पेसिफिकली एक डिजीज का, चिकन पॉक्स. वेरी राइट, दैट इज द चिकन पॉक्स रैश. अब आगे चलते हैं, स्पॉट डायग्नोसिस चलते हैं आगे. ये क्या है? अभी पढ़ा है. व्हाट इज दिस? यूनिलैटरल. हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी. बॉयज कहाँ गए?
अभी तक एक्सरसाइज करने, वेरी गुड। ये क्या है? ये जरूरी नहीं है इस लेक्चर का हो, ये तो दिमाग चलाने के लिए दिया है। व्हाट डू यू सी इन दिस एक्सरे? क्या हो सकता है बेटा? मम्स नहीं है चेस्ट के अंदर, मम्स कैसे दिखेंगे? ये वाला एक्सरे में क्या दिखाया गया है? टॉफ में हार्ट छोटा होता है, कार्डियोमेगली, गुड। कार्डियोमेगली एनसीसीएफ होगा। अगर आप देखो तो इसके बायलेटरल मार्किंग बहुत ज्यादा है, तो इसको साथ सीसीएफ भी होगा। लंग के अंदर वेस्कुलर मार्किंग देखिए दोनों तरफ कितनी प्रोमिनेंट नजर आ रही है, और कार्डियोमेगली है, बायलेटरल कार्डियोमेगली है। टॉफ में बेटा हार्ट छोटा हो जाता है, टॉफ में कभी हार्ट एनलार्ज नहीं ऐसे होता, उसमें बूट शेप हार्ट होता है, छोटा, नॉर्मल साइज से छोटा होता है थोड़ा। जी बेटा, कार्डियोमेगली हो गई, गुड। ये पढ़ के जल्दी से आंसर कर दो। पेप्यूलन वेसिकल्स भी हैं जी, जल्दी जल्दी बताओ बेटा ताकि अगला करें। मीजल्स में वेसिकल्स नहीं बनते ना, उसमें मैक्यूलर पेप्यूलर रैश होता है। वेसिकल्स 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 वेसिकल, चिकन पॉक्स, गुड। ये क्या है जल्दी से बताओ। ये क्या है बेटा जल्दी से बताएं। ए बी सी डी ई, क्या है इसमें से? मीजल्स, गुड। ये क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, अभी मैंने बताई थी, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन? एंसेफेलाइटिस, गुड। ये क्या है? जरूरी नहीं है आज के लेक्चर में से हो, मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है जो भी दिया। सोचो क्या है? ए, वेरी गुड, इट इज पर्टिसिस। पर्टिसिस, पर्टिसिस, रीजन बीइंग उसका हमेशा वो वाली कॉफ जो कलर चेहरे का चेंज कर दे, कलर चेहरे का चेंज कर दे और बहुत टसी वॉमिटिंग करे, वो हमेशा आपका पर्टिसिस होता है। ये क्या है? अभी मैंने 6 7 8 10 दफा ये वर्ड बोला था, इसमें वही लिखा है, ये मैं पेपर में भी दूंगी। नॉट अ फीचर, नहीं। हाँ ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ द मैक्यूलर रैश द फीवर अब्रप्टली सबसाइड्स। इसमें क्या होता है, इसमें फीवर एकदम से ज्यादा होता है नॉर्मली, ठीक है जी। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। टाइम तो नहीं हो गया? एक्सरसाइज दोबारा करा दूं ताकि सर्जरी के लेक्चर से पहले एक्सरसाइज कर लें दोबारा? चलो जी बेटा, ओके। एनी क्वेश्चन अदर देन दिस लेक्चर? थक गए सारे आज? चलो आज क्लास जाती है सारी, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। ठीक है, अगली दफा देखेंगे बच्चे कितने तैयार होके आए। अगली दफा लेक्चर शुरू होते ही सब खुद ही खड़े होके एक्सरसाइज शुरू कर देना, ठीक है? ओके जी, बाय। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलेंगे जिस दिन लेक्चर होगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।